Hi guys, welcome back to our channel Sentry Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM series 5D Pass for Sure videos. जो न्यूली लॉन्च्ड सीरीज है उसकी हम वीडियोस बना रहे हैं, उसकी पास फॉर श्योर वीडियोस बना रहे हैं जो कि यूज किया जा रहा है एसआईएफ और म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो एक ही एग्जाम में हम दोनों सर्टिफिकेशन हमें मिल जाएंगे. देयर आर 22 चैप्टर्स जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया. और आज से हमारा जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स है उसके 5 चैप्टर शुरू हो रहे हैं. तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 18 की, जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का फर्स्ट चैप्टर रहेगा. तो चैप्टर नंबर 18 इंटरेस्ट रेट्स का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे. फिर बॉन्ड की वैल्यूएशंस कैसे होती है, यील्ड किसको बोलते हैं, स्पॉट रेट, मेजर ऑफ बॉन्ड रिस्क के बारे में समझेंगे. और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो इंडियन डेट मार्केट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एनआईएसएम सीरीज जो 13 है उसका कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम की इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स बुक से चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डेट मार्केट्स. सबसे पहले बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द इंटरेस्ट रेट कॉन्सेप्ट कि इंटरेस्ट रेट्स क्या होता है, उसके बारे में हम समझते हैं. देखिए जो डेट है इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ IOU. सो डेट क्या होता है, बिल्कुल प्लेन भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. डेट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इंटरेस्ट रेट का कॉन्सेप्ट है जो उसमें आता है कि IOU, इसमें क्या होता है, एक रिसीवर होता है, इसमें एक बोरोअर है और एक लेंडर है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई बोरो मनी टू समवन एल्स, मैं अगर किसी से भी कोई मनी बोरो करता हूँ या उससे मैं उधार लेता हूँ, सो उस उधार के बदले प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जब मैं वापस करूंगा, सो दैट इज अ प्लेन वनीला डेट इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा उसको. फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख रुपीज किसी से आज उधार लिए हैं, 1 साल के लिए हैं, और 10% में उसको इंटरेस्ट दूंगा. तो 10% इज माई इंटरेस्ट रेट जो मैं उसको दूंगा. ये जो फेवर मैंने उससे लिया है, सो उसके बदले मुझे उस फेवर के बदले मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस मुझे वो प्रिंसिपल वापस करना पड़ेगा. तो जब मैं वो प्रिंसिपल वापस करूंगा तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा. और इन बिटवीन जो मैं इंटरेस्ट रेट दूंगा, जो मैं इंटरेस्ट दूंगा 10% का, इस एग्जांपल में जो मैंने बताया, वो मैं क्वार्टरली दूंगा, हाफ ईयरली दूंगा या एक बार में दूंगा, ये पहले ही डिसाइड हो जाएगा. सो आप भी जनरली किसी से पैसा लेते होंगे या कोई लोन भी लिया होगा, तो इस तरीके से ही ये कॉन्सेप्ट चलता है. अब जो इंटरेस्ट रेट है वो सब्जेक्टिव है. देखिए इस टेबल के जरिए समझिए, इंटरेस्ट रेट इज सब्जेक्टिव. अगर मैं आपको सिर्फ ये बोलूं कि इंटरेस्ट रेट इज 6%, तो ये एक तरीके से कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है इंटरेस्ट रेट पे. तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, वो और क्लैरिटी लेते हैं. जैसे कि देखिए, हाउसिंग लोन अप टू 50 lakhs फॉर 15 years इज एट रेट ऑफ 6%. राइट, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो हाउसिंग लोन अप टू 50 lakhs का है 15 साल के लिए, वो 6% पे मिला है. या पर्सनल लोन अप टू 50 lakh rupees for 15 years is at the rate of 7%. Right? The housing loan up to 50 lakhs for 20 years is at the rate of 6.5%. A coupon for government security with 5-year maturity is 5%. या coupon for AAA corporate bond with 5-year maturity is 5.5%. राइट, सो इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट चेंजेस विद द चेंज इन टेनर, अमाउंट एंड क्रेडिट रिस्क एक्सेट्रा. राइट, सो इंटरेस्ट रेट चेंज किस चीज से होता है? इंटरेस्ट रेट चेंज होता है आपका टेनर से, जो टेन्योर है बॉन्ड का, जो ट्रांजैक्शन हमने किया है फिक्स्ड इनकम का, कि ये कितना लंबा पीरियड है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज होता है. इसका अमाउंट भी चेंज होगा. और क्रेडिट रिस्क, राइट, क्रेडिट रिस्क जैसे वो AAA का पेपर है या गवर्नमेंट का पेपर है, हाउस है, पर्सनल लोन है, उस तरीके से उसके क्रेडिट रिस्क के बारे में भी आगे बात करेंगे. सो इस इंटरेस्ट रेट्स इज बेस्ड ऑन दीज वेरियस फैक्टर्स. अभी आगे हम और भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे. सो बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स इंटरेस्ट रेट्स इन द इकोनॉमी. सबसे पहले डिमांड फॉर मनी आ जाता है. राइट, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, फिस्कल डेफिसिट एंड गवर्नमेंट बोरोइंग, इन्फ्लेशन, ग्लोबल इंटरेस्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, सेंट्रल बैंक एक्शंस. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपका इन्फ्लुएंस करती हैं इंटरेस्ट रेट्स को इकोनॉमी में. चलिए समझते हैं वन बाय वन. डिमांड फॉर इकोनॉमी. देखिए, जब हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही होती है, राइट, सो व्हेन द इकोनॉमी इज डूइंग गुड, डूइंग बेटर, सो वहाँ पे मोर डिमांड होती है फंड्स की. और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, विलिंग टू टेक हायर रिस्क. तो हायर रिस्क भी लेना पसंद करते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन वेरियस प्रोजेक्ट्स. तो जब एक ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, एवरीथिंग इज ग्रोइंग इन एन इकोनॉमी, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं और वो रिस्क भी लेते हैं जो वेरियस प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं. राइट, हेंस इससे क्या होता है, डिमांड फॉर फंड्स एक तरीके से अपटिक हो जाता है. डिमांड फॉर फंड्स इकोनॉमी में बढ़ जाती है, लोगों को पैसा चाहिए होता है वहाँ पर. राइट, और पॉसिबली जो वो जिस कोस्ट पे वो पैसा लेंगे उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट. राइट, तो कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग दी हाई टाइम जब इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है, तो एवरीबडी विल वांट्स टू टेक द रिस्क. सबको अपने अपने किसी ना किसी प्रोजेक्ट्स में, रनिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना होता है. और जब वो पैसा उसमें लगाते हैं, तो पॉसिबल है कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ मनी, जो दीज डिमांड ऑफ फंड्स, वो देखते हैं कि जैसे ही आपका ये डिमांड बढ़ रही है, पॉसिबली रेज दी कॉस्ट ऑफ मनी ऑल्सो, जिसको हम इंटरेस्ट रेट बोलते हैं. तो उससे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाते हैं इकोनॉमी में.
हाउएवर ड्यूरिंग रिसेशन व्हेन इफेक्टिव डिमांड इज वेरी लो, जब रिसेशन होता है, प्रोजेक्ट्स कोई नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा काम नहीं हो रहा इकोनॉमी में, डिमांड इज़ वेरी लो, द डिमांड फॉर फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स, जो फंड्स वहाँ पे जो डिमांड है इन्वेस्टर्स की वो भी बहुत लो है, एंड इंटरेस्ट रेट्स ऑल्सो वुड शो अ डिप्रेशन। सो इंटरेस्ट रेट्स भी आपको देखा होगा, इंटरेस्ट रेट्स भी वहाँ पे एक डिप्रेशन शो कर रहे होंगे इकोनॉमी में। सेकंड इज सप्लाई ऑफ मनी। देखिए सप्लाई ऑफ मनी जो है कौन कंट्रोल करता है, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो सप्लाई ऑफ मनी इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। व्हेन द इन्फ्लेशन किक्स इन, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, कि इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक टाइट कर देता है सप्लाई ऑफ मनी को। और जब सेंट्रल बैंक सप्लाई ऑफ मनी को टाइट कर देगा और इट विल रिड्यूस द इफेक्टिव डिमांड, तो वहां पे डिमांड को वो कम कर देगा एक तरीके से, क्योंकि मार्केट में पैसा कम है तो लोग कम डिमांड करेंगे। सो जैसे ही सप्लाई ऑफ मनी को टाइट किया, ऑटोमेटिकली डिमांड आपकी कम हो जाएगी, और इट विल पॉसिबली थिंक ऑफ इंक्रीजिंग पॉलिसी रेट टू मेक द कॉस्ट ऑफ फंड्स हायर, राइट। और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, या सेंट्रल बैंक क्या करेगा, पॉलिसी रेट्स को हाई कर देगा ताकि कॉस्ट ऑफ फंडिंग हायर हो जाए और आपका और लोग कम खरीदें और इन्फ्लेशन को कूल डाउन किया जा सके इकोनॉमी में। सो दिस इज कॉल्ड सप्लाई ऑफ मनी। थर्ड इज फिस्कल डेफिशिएट एंड गवर्नमेंट बोरोइंग। देखिए जब फिस्कल डेफिशिएट हाई है और गवर्नमेंट हैज टू बोरो हायर अमाउंट फ्रॉम द मार्केट्स, राइट। फिस्कल डेफिशिएट क्या है, जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं रेवेन्यू से ज्यादा हैं, गवर्नमेंट के खर्चे रेवेन्यू से ज्यादा हैं, तो अब वो जो डेफिशिएट है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से तो पूरा करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोरो करती है कॉमन पीपल से बोरो करती है, राइट। और जब कॉमन पीपल से वो बोरो करेगी तो गवर्नमेंट हैज टू बोरो हायर अमाउंट, ज्यादा पैसा उनको लेना पड़ेगा, जस्ट कि इनको जो डेफिशिएट है उसको पूरा करना है, मार्केट से लेना पड़ेगा। और traders would demand higher interest rate to support such borrowings and funds for corporates would be constrained। तो ट्रेडर क्या करेगा, हाई डिमांड करेगा एक तरीके से, जो इंटरेस्ट रेट्स की हाई इंटरेस्ट रेट्स की डिमांड करेगा वहां पे, राइट। तो इसीलिए इस बोरोइंग को सपोर्ट करने के लिए वहां पे हाई डिमांड करेगा, और फंड्स फॉर कॉर्पोरेट्स वुड बी कंस्ट्रेंट, और जो कॉर्पोरेट्स के लिए फंड्स है वो थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो जाएगा, राइट। फोर्थ इज इन्फ्लेशन। अब करते हैं इन्फ्लेशन की बात। व्हेन इन्फ्लेशन लेवल इंक्रीजेस, जैसे ही इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का लेवल इंक्रीज होगा तो सेवर्स नीड कॉम्पनसेशन, राइट, एज द रियल वैल्यू ऑफ मनी वुड ड्रॉप एंड देयरफॉर द नॉमिनल रेट हैज टू बी हायर टू कॉम्पनसेट फॉर द सेम। तो यहाँ पे जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हैज टू बी हायर। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कौन होगा, जो बॉन्ड में एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है, तो वो उसको हाई चाहिए होगा, तभी वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न को वहां पर कमा पाएगा। लेकिन एज द इन्फ्लेशन ड्रॉप्स द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑल्सो कम्स डाउन। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स वुड आर्बिट्राज बिटवीन वेरियस मार्केट्स। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, डिफरेंट मार्केट्स में फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आर्बिट्राज करने की कोशिश करते हैं, राइट। व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस इन द अदर कंट्रीज, तो किसी और कंट्री में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, इन्वेस्टर वुड मूव टू सच लोकेशंस जहाँ पे हायर इंटरेस्ट रेट्स का वो फायदा उठा सके, जहाँ पे पैसे देके उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। सो हेंस टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और क्या करने के लिए, एक ग्लोबल सिनेरियो के साथ सिंक करने के लिए डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स को भी आपका बढ़ाना पड़ेगा। सो इस तरीके से ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स और फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं हमारे इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट्स को, राइट। और सेंट्रल बैंक एक्शंस एट लास्ट। हाँ जी, सेंट्रल बैंक जो है बिल्कुल इंटरेस्ट रेट्स को घटा बढ़ा सकते हैं। पॉलिसी रेट्स जो होते हैं, बैंक रेट होते हैं, पॉलिसी रेट जिसको बोला जाता है, जितने भी कमर्शियल इंटरेस्ट रेट सिस्टम है इकोनॉमी में, पूरा सेंट्रल बैंक ही करते हैं। राइज इन पॉलिसी रेपो रेट वुड लीड टू इंक्रीज इन मनी मार्केट रेट्स विच विल इफेक्ट द बॉन्ड मार्केट यील्ड ऑल्सो। तो जैसा कि इस एग्जांपल में बताया गया है, जैसे ही पॉलिसी रेपो रेट इंक्रीज करेगी गवर्नमेंट, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इंक्रीज इन मनी मार्केट रेट ऑल्सो। तो जो अप टू 1 ईयर्स तक की मेच्योरिटी है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, उसको मनी मार्केट रेट बोलते हैं, वहां पे भी यील्ड बढ़ जाएगी, और विच विल इफेक्ट दी बॉन्ड मार्केट यील्ड ऑल्सो। तो जैसे ही मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, एक नए बॉन्ड्स जो है, बॉन्ड्स को भी जो इशू करते हैं, उनको भी इंटरेस्ट रेट्स को कहीं ना कहीं हाई करना पड़ेगा। तो ये भी सेंट्रल बैंक एक्शंस भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स जो इकोनॉमी में है उसको एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिव रेट की। देखिए द इफेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट्स कैन बी डिफरेंट फ्रॉम एनुअल इंटरेस्ट रेट्स ड्यू टू कंपाउंडिंग इफेक्ट, राइट। तो हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट्स के बारे में समझना पड़ेगा कि ये जो एनुअल इंटरेस्ट रेट होता है, ये इससे अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है ड्यू टू कंपाउंडिंग इफेक्ट। तो ये चलिए एक एग्जांपल के जरिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इफेक्टिव रेट क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन एसआईएफ के एग्जाम में ये आ सकता है। इफ अ डेट सिक्योरिटी पेज 6% एनुअली एंड कंपाउंड्स सेमी एनुअली, राइट। अब ये समझते हैं कि एक डेट सिक्योरिटी है जो मेरे को 6% एनुअली दे रही है,
यानी कि 6% मेरे को एनुअली आ रहा है इस डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है जी। एंड कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, और जो कंपाउंडिंग उसमें है वो सेमी एनुअली है। एन इन्वेस्टर हु प्लेसेस ₹1000 इन दिस बॉन्ड विल रिसीव 30, ठीक है। तो अगर किसी ने 1000 रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट की है, राइट, और 6% एनुअली आ रहा है, 6% एनुअली है और कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, तो जिसने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट किया विल रिसीव ₹30 एज ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट आफ्टर 6 मंथ्स, ठीक है, एंड ₹30.90 ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर दी 6 मंथ्स, ठीक है। सो पहले 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.03 फर्स्ट 6 मंथ्स तो उसने दिया, और आफ्टर 6 मंथ्स कितना आएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.3 विच एंड रुपीज, ठीक है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स में उसको कितना है 30 रुपीज, जो कि सीधा सीधा 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 है। बट नेक्स्ट 6 मंथ्स में उसको कितना आएगा 30.90 ऑफ इंटरेस्ट रेट्स फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। वो उसका क्या है 1030 मल्टीप्लाई बाय 0.03। सो अब यहाँ पे कंपाउंडिंग इसमें क्या हो रहा है सेमी एनुअली हो रही है, तो वो भी 30 रुपया भी जो आया है वो इंटरेस्ट में टोटल में जुड़ गया है आपके, ठीक है ना। तो यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ जो उसको इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 30.90। फर्स्ट 6 मंथ्स आया आपको 30 रुपया और नेक्स्ट 6 मंथ्स आएगा 30.90 आफ्टर 6 मंथ्स इन द सेम बॉन्ड, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टर को कितना आया 60.90 फॉर द ईयर। 6% एनुअली आ रहा है बट कंपाउंडिंग इसमें सेमी एनुअली हो रही है, राइट। अब मेरे को अगर 60 रुपीज आते तो 6% का इंटरेस्ट होता, लेकिन मेरे को 60.90 की यील्ड आई, इसका मतलब जो मेरी इफेक्टिव यील्ड है वो कहीं ना कहीं 6% से ज्यादा है ऑफ कोर्स, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगी, कितनी ज्यादा है, वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं। सो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला है, इफेक्टिव रेट टिपिकली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकलती है 1 प्लस एनुअल इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय n-1। तो ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जैसे ये फॉर्मूला लगेगा तो इफेक्टिव रेट आपकी इस केस में 6.09 बनेगी। नॉमिनल रेट 6 है बट इफेक्टिव रेट इज 6.09% बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग इज सेमी एनुअली। बहुत जरूरी है इसको समझना। अब बात करते हैं नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट्स की। देखिए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है, इज द स्टेटेड इंटरेस्ट रेट, जो कि बॉन्ड में जो कूपन होता है बॉन्ड का, दैट इज कॉल्ड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। सिंपल सी बात है, जब एक बॉन्ड इशू हो रहा है कि एक कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल डेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनी दो तरीके से बोरो करती है, इक्विटी शेयर इशू करके और डेट लेके, राइट। जब हम डेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम कंपनी को लोन दे रहे हैं, उस लोन में पहले ही लिखा होगा कि ये लोन है, इतने का लोन है, इसमें इंटरेस्ट इतना मिलेगा, पेड सेमी कंपाउंडिंग इतनी होगी, सेमी एनुअली क्वार्टरली जो भी होगा, ठीक है। उसमें एक कूपन रेट होता है विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, जो आपको मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो फॉर एन एग्जांपल उसमें कूपन रेट आपको 10% दिया है। सो नॉमिनल रेट का, उसको नॉमिनल रेट भी बोलते हैं। नॉमिनल रेट इज द रेट, इंटरेस्ट रेट दैट इज द कूपन रेट ऑफ अ बॉन्ड। ये जो कूपन है इट विल रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग द टेनर ऑफ द बॉन्ड, ये चेंज नहीं होता, कुछ भी हो जाए द कूपन रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग द टेनर ऑफ अ बॉन्ड। आपने एक कंपनी को 2 साल के लिए एक कंपनी में डेट इन्वेस्टमेंट की, कंपनी का बॉन्ड लिया जिसमें आपको 10% इंटरेस्ट आ रहा था एनुअली, आपको 10% आया, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर फिर 10% आया और फिर उसके बाद आपको कैपिटल वापस मिल गया। तो ये प्लेन वनीला आपका ट्रांजैक्शन हो गया। इसमें आपको जो कूपन था वो 10% था और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स भी आपको कितना पड़ा, इसमें 10% पड़ा। सो दैट इज कॉल्ड आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बात करते हैं रियल इंटरेस्ट रेट की, कि आपको रियल इंटरेस्ट रेट कितना पड़ा। देखिए जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को, ध्यान से सुनना, जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को मैं इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर दूं, when nominal rate of return is been adjusted for inflation, that is called real interest rate। मेरे को रियल में इंटरेस्ट रेट में कितना पड़ा, ये भी आप आसान शब्दों में अगर बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न कितना पड़ रहा है रियल में। अगर मेरे को एक डेट सिक्योरिटी से या बॉन्ड से मैं 7% कमा रहा हूँ और इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इज 6%, तो मेरी जो यील्ड है, जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है, मेरा 1% ही बनेगा, राइट। तो ये बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है कि नॉमिनल रेट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड द रियल इंटरेस्ट रेट, और ये क्वेश्चन 110% एसआईएफ के एग्जाम में आता है। अब बात करते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की। देखिए फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज वो डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पे करते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो इन फॉर्म ऑफ कूपन टू इंटरेस्ट। तो इन द फॉर्म ऑफ कूपन, मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भी बताया था, जब ये आपको इन द फॉर्म ऑफ कूपन आएगा टू इन्वेस्टर्स, और ये जनरली फिक्स्ड होता है आपका इंटरेस्ट रेट, राइट। तो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज कौन से डेट इंस्ट्रूमेंट हो गए जहां पर आपका कूपन फिक्स्ड है, राइट।
and these interest payments are made periodically to the investor while principal invested return to investor at maturity, राइट। तो आपको प्रिंसिपल आपका वापस कब मिलता है? मेच्योरिटी पे, और जो आपका कूपन है वो ड्यूरिंग द टेनर ऑफ द फंड आपको मिलता है, राइट। बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, दीज आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि देखिए जो बॉन्ड है वो कहाँ आ जाता है, वो आई मीन गवर्नमेंट इशू कर सकती है एक तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, ऑपरेशंस को फंड करने के लिए, राइट। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ जाते हैं, कॉर्पोरेट्स को जो पैसा चाहिए होता है वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, राइट। बोथ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स कैन हैव वेरियस मैच्योरिटीज, अप टू 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स तक के गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं, राइट। सो दीज आर कॉल्ड फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, राइट। व्हाई दे आर कॉल्ड फिक्स्ड? बिकॉज देयर लाइफ इज फिक्स्ड, राइट। कि अभी उसमें पता चल जाएगा कि कितने का बॉन्ड है, 10 ईयर का बॉन्ड है, 15 का है, 20 का है, 30 साल का बॉन्ड है, राइट। एंड इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, 99% आई थिंक ऑफ द केसेस, कैश फ्लोज आर फिक्स्ड टू, राइट। तो उसमें वो कितना कैश फ्लो देगा आपको, वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। टाइमिंग एंड द साइज ऑफ कैश फ्लोज आपको एडवांस में उसमें पता होंगे। इन सम सिक्योरिटीज, याद रखना, इन सम सिक्योरिटीज, ब्रैकेट में फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। In some securities, the timing of cash flow is known in advance, but not their size because the amount linked to the prevailing interest rates. So कभी जो floating rate bonds हैं उसमें आपको टाइमिंग तो पता होगी, इस टाइम पे मेरे को इंटरेस्ट आने वाला है, राइट। बट उसका साइज पता नहीं होगा कैश फ्लो का कि कितना आएगा, बिकॉज जो फ्लोटिंग रेट जो होते हैं लिंक होते हैं प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में इन द इकोनॉमी में, ठीक है। तो वो इस तरीके से काम करेगा। अब समझते हैं जल्दी से की कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, राइट। सबसे पहले आपका आ जाता है इशू प्राइस, राइट। इशू प्राइस कौन सा है? एट द प्राइस विच बॉन्ड्स आर इशूड टू द इन्वेस्टर। सबसे पहले जो बॉन्ड इशू किया गया था इन्वेस्टर्स को, दैट इज कॉल्ड एन इशू प्राइस, ठीक है जी। एक बस समझने वाली बात यहाँ पे ये है, इन द केस ऑफ नॉन कूपन बियरिंग बॉन्ड, जो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, ये सिक्योरिटी जनरली इशू की जाती है डिस्काउंट पे, यानी कि इशू प्राइस इसका लेस देन फेस वैल्यू होता है, ठीक है। अब फेस वैल्यू की मैंने बात की, अब समझते हैं फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू इज नोन एज द पार वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू। सिंपल सी बात है, जो उसकी फेस वैल्यू यानी कि उसकी पार वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू उसकी कितनी है। फॉर एन एग्जांपल, कूपन जो इंटरेस्ट है इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो जो कूपन है वो हमेशा कैलकुलेट किस पे होगा, जो इंटरेस्ट है इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द ब्रांड, right? Face value is the price of the bond which is agreed by the issuer to pay to the investor. Future price is the price of the bond which is agreed by the issuer to pay to the investor. वो इन्वेस्टर को पे करने के लिए एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट अमाउंट के अलावा ऑन द मेच्योरिटी डेट, जो दो मेच्योरिटी डेट पे आपको जो पैसा वापस आएगा, दैट इज द एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट, तो वो आपकी फेस वैल्यू है, राइट। सो समटाइम्स इशूअर कैन पे प्रीमियम अबव द फेस वैल्यू एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। कूपन रिमेन्स फिक्स्ड, मैंने आपको बताया ड्यूरिंग द टेनर ऑफ द बॉन्ड कूपन हमेशा फिक्स होता है। कूपन्स आर टिपिकली गिवन ऑन एनुअली बेसिस, टिपिकली बट देयर कुड बी क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली आल्सो, राइट। कूपन फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा, क्वार्टरली है, सेमी एनुअली है, जैसे मैंने आपको बताया। इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स जिस दिन बॉन्ड होल्डर को मींस डेट ऑन विच इंटरेस्ट एंड कूपन इज पेड टू बॉन्ड होल्डर्स, वो पहले ही पता होगा इंटरेस्ट पेमेंट कब कब आएगा। मेच्योरिटी डेट इज द डेट, राइट, जहां पे आपका प्रिंसिपल विड बी पेड, राइट। सो कब आपको आपका प्रिंसिपल वापस आ जाएगा, दैट इज द मेच्योरिटी डेट, राइट। और कॉल और पुट ऑप्शन डेट, उसमें ये भी होगा कि ये भी डेट लिखी होगी कि विच इशूअर और इन्वेस्टर कैन एक्सरसाइज देयर राइट्स, राइट। तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दो ऑप्शंस होते हैं, एक इन्वेस्टर के लिए होता है, एक इशूअर के लिए होता है। दोनों ही अपने एक्सरसाइज राइट्स होते हैं, कुछ आपको पहले रिडीम कर दें सिक्योरिटी को बिफोर द मेच्योरिटी डेट। अगर एक कूपन कॉल के साथ आया, अगर एक कूपन में एम्बेडेड ऑप्शंस हैं एक बॉन्ड में, तो ये एक्सरसाइज कर सकता है, इन्वेस्टर भी कर सकता है, इशूअर भी कर सकता है, राइट। सो दीज आर द कॉमन टर्मिनोलॉजीज ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। और एक और आ गया मेच्योरिटी और रिडेम्पशन आपकी वैल्यू, राइट। सो मेच्योरिटी रिडेम्पशन वैल्यू इज द अमाउंट पेड बाय द इशूअर अदर देन कूपन पेमेंट, राइट। इफ द रिडेम्पशन प्रोसीड्स आर मोर देन द फेस वैल्यू, अगर रिडेम्पशन, ध्यान से सुना, अगर रिडेम्पशन प्रोसीड्स मोर देन फेस वैल्यू है तो वो डिबेंचर रिडीम्ड हुआ है प्रीमियम पे, राइट। और अगर आपको फेस वैल्यू कम है तो दे आर रिडीम्ड एट द डिस्काउंट, ठीक है जी। फॉर एन एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करते हैं। एक प्लेन वनीला एग्जाम्पल आपके सामने आया, सिक्योरिटी वर्थ ऑफ रुपीज फेस वैल्यू जिसके 1000 रुपये इशू हुई है अप्रैल 2021 में फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एट रुपीज 1000, ठीक है।
कूपन 7% है, पेड एवरी 6 मंथ्स। इशू प्राइस 1000 रुपीज है, फेस वैल्यू भी आज इसमें 1000 दी गई है। कूपन 7% है, कूपन फ्रीक्वेंसी हाफ ईयरली है, इंटरेस्ट पेमेंट डेट भी बता दी गई है, अप्रैल 1 एंड अक्टूबर 1 जो हाफ ईयरली कूपन आएंगे। मैच्योरिटी डेट अप्रैल 1 2031 है। पुट ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल, कॉल ऑप्शन नॉट एप्लीकेबल, यानी कि जो मैंने आपको बात की थी एम्बेडेड ऑप्शंस नहीं है, तो कोई भी अपनी एक्सरसाइज को राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता है बिफोर मैच्योरिटी डेट। और आपकी इसके अलावा रिडेम्पशन वैल्यू भी 1000 रुपीज है। सो ये एक प्लेन वनीला डेफिनेशन है। अगर रिडेम्पशन वैल्यू, ध्यान से सुनना, अगर रिडेम्पशन वैल्यू यहाँ पर रिडेम्पशन प्रोसीड्स अगर फेस वैल्यू से ज्यादा होती, मुझे ज्यादा मिलता, तो मेरा डिबेंचर रिडीम हुआ है प्रीमियम पे, और अगर ये रिडीम है हो रहा है कम पे, तो इस मीन्स मुझे ये डिस्काउंट पे मिल रहा है। इस केस में एट पार है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की। ठीक है, देखिए बहुत तरीके से फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के टाइप्स हो सकते हैं, बेस्ड ऑन इशूअर्स, बेस्ड ऑन मैच्योरिटी, बेस्ड ऑन कूपन, करेंसीज, बेस्ड ऑन एम्बेडेड ऑप्शंस, बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स, पर्पस ऑफ इशू, बेस्ड ऑन अंडरलाइंग, बेस्ड ऑन टैक्सेशन। ठीक है, सबसे पहले आते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सोवेरियन बॉन्ड्स, हम जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ बॉन्ड्स, और क्या जाता है, और ये सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के साथ आते हैं। ट्रिपल ए बॉन्ड, ट्रिपल ए प्लस सिक्योरिटी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट विल नॉट डिफॉल्ट ऑन इट्स इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल ऑब्लिगेशंस। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस पे गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट नहीं करेगी। ये गवर्नमेंट और सवेरियन की गारंटी के साथ आते हैं, राइट। सो सवेरियन बॉन्ड कहाँ कौन इशू करता है? इज इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड टिपिकली डिनोमिनेटेड इन द डोमेस्टिक करेंसी, राइट। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर आल्सो नोन एज सोवेरियन डेट, जिसके बारे में मैं आपको बात करता हूं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड। अब आ जाते हैं आपके म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स कौन से आती हैं? जो आपकी लोकल अथॉरिटीज या लोकल जो अथॉरिटीज फंड्स प्रोजेक्ट्स, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोजेक्ट को उनको फंड करना है, या कोई पार्क बनाना है, लाइब्रेरी बनानी है, उसके लिए वो इन द फॉर्म ऑफ द डेट, इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी ले सकते हैं पैसा। सो दीज आर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की। देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड या एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है या एनसीडी है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है, वो किसके द्वारा इशू किया जाता है? कॉर्पोरेट्स के द्वारा इशू किया जाता है टू रेज कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनीज या कॉर्पोरेट्स दो तरीके से पैसा रेज करते हैं मार्केट से। वो या तो इक्विटी शेयर्स के बदले पैसा लेते हैं या डेट इशू करते हैं, राइट। डेट इशू करने के लिए वो एक बॉन्ड इशू करते हैं जिसमें कुछ कुछ चीजें मेंशन होती हैं, जो मैंने आपको बताया, कैश फ्लोज मेंशन होते हैं, फिक्स्ड इनकम में आपका हमेशा कूपन रेट फिक्स्ड होता है, कूपन के बारे में बताएगा, टेनर के बारे में बताया जाएगा, उसकी बहुत चीजें आपको उसमें बताई जाएगी, और सारी चीजें पहले ही बताती जाती है, राइट। सो दैट इज द वेरी टिपिकली चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस की मैं बात करूं फॉर कॉर्पोरेट्स, राइट। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी 30-35% तक जाती है, बट कॉस्ट ऑफ डेट 14-15%, 16% की रेंज में ज्यादातर कॉर्पोरेट्स को मिल जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी पे बात करते हैं, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम है। एक बॉन्ड इशू हो सकता है वेरियस मैच्योरिटीज के लिए, राइट। डिपेंडिंग किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड एज वेल एज द डिमांड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो डिमांड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। सो कैसे होगा? देखिए जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है जनरली कॉस्टलियर होते हैं। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स क्यों है? लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट रेट क्यों मिलता है देन शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स या शॉर्ट टर्म लोन्स की बात कह लीजिए? बिकॉज फंड्स आर लॉक्ड इन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब मैं पैसा लगा रहा हूँ किसी लॉन्ग मेच्योर्ड एफडी में, 5 साल 10 साल के लिए अगर मैं एफडी ले रहा हूँ, तो वहां पे मेरे को इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है, जस्ट बिकॉज कि ये फंड्स मेरे लॉक्ड हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और एक इन्वेस्टर्स को सफर करना पड़ेगा इन लिक्विडिटी से। तो जब मैं एक इन लिक्विडिटी से सफर करूंगा और मैं अपना पैसा ज्यादा टाइम के लिए गवर्नमेंट को दूंगा या किसी को भी दूंगा, तो मुझे थोड़ा सा वहां पर हायर प्रीमियम मिलेगा, राइट। बॉन्ड्स में बी क्लासिफाइड in terms of maturities like ultra short duration, short term, medium term and long term also. So short term जो borrowings हैं मेरी typically made from working capital या working capital requirements होती हैं, where the long term funds used for projects, capital या infrastructure funding, जहाँ पे 10 साल 15 साल 20-20 साल के infrastructure projects हैं। गवर्नमेंट्स फॉर एन एग्जाम्पल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रन करने के लिए आपसे पैसे लेती है, और उसके बदले आपको 10 साल 15 साल 20 साल में वो पैसा लौटाएगी विद सम इंटरेस्ट रेट। सो इस तरीके के वो टिपिकली लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में आ जाता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जनरली शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। योर वर्किंग डे टू डे वर्किंग कैपिटल, और अप टू 1 ईयर्स की मेच्योरिटी में मनी मार्केट आ जाता है। उसके बाद बॉन्ड्स अप टू 3 साल 5 साल 10 साल तक के भी बॉन्ड्स वहां पर हो सकते हैं। ओवरनाइट डेट बोरोइंग्स की बात करेंगे। टिपिकली बैंक्स बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम द मनी मार्केट एज वेल। ठीक है, अब ये बैंक्स के लिए है। ओवरनाइट डेट की बात करेंगे। सो जब हम डेट को पढ़ते हैं समझते हैं, तो हमें
ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स अभी नेक्स्ट चैप्टर से वो डेरिवेटिव्स पे अब हम पहुंच जाएंगे। सो दिस इज ये ओवरव्यू है फिक्स्ड इनकम का, डेट का, और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ओवरनाइट डेट और बोरोइंग्स भी होती हैं जो टिपिकली बैंक्स बोरो करते हैं ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम द मनी मार्केट एज वेल एज फ्रॉम द आरबीआई से। तो बैंक आरबीआई से भी बोरो करता है। दीज आर कॉल्ड ओवरनाइट। सो दीज बोरोइंग्स कैन बी कोलेटरलाइज्ड और क्लेम। कोलेटराइज भी हो सकती है और विदाउट कोलेटरलाइज भी हो सकती है, राइट। सो आरबीआई प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मनी मार्केट थ्रू अब्जॉर्प्शन और सप्लाइंग लिक्विडिटी थ्रू बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स, राइट। सो दीज आर कॉल्ड ओवरनाइट बोरोइंग्स। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट जो होता है जिसको मनी मार्केट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स विच आप, मैंने अभी आपको बताया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स विच आर अप टू 1 ईयर, 1 ईयर आर कवर्ड इन दिस कैटेगरी, जिसको मनी मार्केट या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन बोलते हैं। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आपका कमर्शियल पेपर्स हो गए विच आर इशूड बाय बैंक्स, एंड कमर्शियल डिपॉजिट्स हो गए विच आर इशूड बाय कॉर्पोरेट, सॉरी, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स आए जैसे कि कमर्शियल पेपर हो गए विच आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स, और कमर्शियल डिपॉजिट्स हो गए विच आर इशूड बाय बैंक्स, एंड ट्रेजरी बिल्स हो गए, टी बिल्स हो गए, कैश मैनेजमेंट बिल्स एक्सेट्रा इस कैटेगरी में आपके आते हैं विच इज कॉल्ड अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड मनी मार्केट में। शॉर्ट टर्म डेट आ जाती है बॉन्ड्स मेच्योरिटी जिसमें अप टू 1 to 5 ईयर्स होती है, दीज आर रेफर्ड एज शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। अप टू 1 to 5 ईयर्स ऑफ मेच्योरिटी के बॉन्ड शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के अंदर आते हैं, राइट। और बॉन्ड्स मेच्योरिंग 1 ईयर या विद इन 1 ईयर या अप टू 1 ईयर, वो फिर कहां पे चला जाएगा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया। मीडियम टर्म डेट को बोला जाता है अप टू 5 से लेके 12 ईयर्स तक की, जिसको हम जिस बॉन्ड होते हैं उसको हम मीडियम टर्म डेट बोलते हैं। एंड देन लॉन्ग टर्म डेट आ जाती है आपकी, दीज आर बॉन्ड्स विद मेच्योरिटी बियॉन्ड 12 ईयर्स, राइट। सो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आपके आते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स ही आपको लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी में देखने को मिलेंगे, अप टू 10 ईयर्स, अप टू 15 ईयर्स, अप टू 20 ईयर्स, अप टू 30 ईयर्स। सो ये आपका लॉन्ग टर्म मेच्योरिटी बॉन्ड्स में आ जाता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन कूपन। सबसे पहले बात करते हैं प्लेन वनीला बॉन्ड की, राइट। प्लेन वनीला बॉन्ड क्या होता है, इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है, विद अ फिक्स्ड कूपन एंड डिफाइंड मेच्योरिटी। एक कूपन है, मेरे को 12% मिलेगा साल का, और पेइंग हाफ ईयरली मिलेगा, और मेच्योरिटी पे मेरे को मेरी रिडीम्ड एट फेस वैल्यू हो जाएगा। दिस इज नॉट द स्ट्रेट बॉन्ड और बुलेट बॉन्ड, कोई एफ एंड बट नहीं है, कुछ नहीं है, प्लेन वनीला बॉन्ड है, प्लेन वनीला ट्रांजैक्शन है एक डेट सिक्योरिटी का विच इज कॉल्ड अ प्लेन वनीला बॉन्ड। मेरे को कैश फ्लो आज ही पता है, फेस वैल्यू पता है, मेच्योरिटी की वैल्यू पता है, सारे कैश फ्लोज फिक्स्ड है, मेरे को कब क्या आ रहा है, आई नो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, ठीक है। इसके बाद आ जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। अब एज द नेम इज सजेस्टिंग, these bonds, these zero coupon bonds, as the name is suggesting, they do not pay any interest, ठीक है। यहां पे मुझे ड्यूरिंग द टेनर ऑफ द बॉन्ड कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, एंड आर रिडीम्ड एट द फेस वैल्यू ऑफ ऑल्सो। अब आप समझोगे इंटरेस्ट रेट भी नहीं आ रहा है और रिडीम भी फेस वैल्यू पे ही हो रहा है, यानी तो अब इसमें कैसे, तब मेरे को क्या बनेगा, तब मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, राइट। सो क्या होता है, जनरली दीज बॉन्ड्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, 1,000 रुपए का बॉन्ड अगर मेरे को मिल रहा है 995 पे और 1000 पे रिडीम हो रहा है, तो मेरे को 5% बच गया ना। सो दीज आर कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड्स, जहां पे डिस्काउंट पे ये इशू होते हैं और रिडीम्ड एट पार हो जाते हैं। सो डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होगा ये मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा, जो इंटरेस्ट जो एक इन्वेस्टर अर्न करेगा बाय ट्रांजैक्टिंग इन दिस टाइप ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। अब बात करते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की। देखिए अभी थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र आया था, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होते हैं। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में क्या होता है, दे डू नॉट पे एनी प्री फिक्स्ड कूपन्स, ठीक है। अभी पहले बताया नहीं जाएगा, या प्री कूपन इसमें फिक्स्ड, दे डू नॉट पे एनी प्री फिक्स्ड, या कूपन इसमें प्री फिक्स्ड नहीं देंगे, बट आर लिंक्ड टू अ बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। अब इसके आपको कैसे आएगा कैश फ्लो, इसमें वो लिंक कर दिया है एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट से, तो कितना इंटरेस्ट आएगा फ्लोटिंग रेट में, राइट। जैसे कि जनरली किस चीज से लिंक होता है, जनरली होता है शॉर्ट टर्म रेट, लाइक जैसे कि 182 ट्रेजरी बिल रेट है, ये बेंचमार्क है हमारा, ठीक है। बेंचमार्किंग की जाती है इसमें। अब एक बेंचमार्क है 102 डेज का जो टी बिल है, उसके उससे लिंक कर दिया जाता है आपके पे आउट्स को, कि एक इन्वेस्टर कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा, ये डिपेंड करता है कि जो मूवमेंट होगी अंडरलाइंग बेंचमार्क में। फॉर एन एग्जांपल 182 डेज का जो टी बिल इंटरेस्ट रेट्स का जो बेंचमार्क है इंडिया का, इस एग्जांपल में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। द कूपन रेट इज रीसेट ऑन ईच कूपन पेमेंट डेट,
राइट. सो जैसे ही जनरल इंटरेस्ट रेट्स राइज इन द मार्केट, द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट राइजेस एंड हेंस दिस द कूपन जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है इस फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में, ठीक है. और सेम सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी जब इंटरेस्ट रेट्स आपका फॉल करेगा. सो दीज आर कॉल्ड फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स. अब बात करते हैं बॉन्ड विद अ कॉल ऑप्शन की. देखिए, बॉन्ड विद अ कॉल ऑप्शन में क्या होता है. बॉन्ड विद अ कॉल ऑप्शन प्रोविजंस गिव द right to the bond issuer to call back the bond and pay the borrowed funds to investors before the original maturity date, pre-fixed call date. तो आज जो बॉन्ड इशूअर है, जिसने बॉन्ड को इशू किया है, जिसने पैसे लिए हैं इन्वेस्टर से, उसको ये राइट देता है बॉन्ड विद अ कॉल ऑप्शन, राइट. सो ये एक राइट देता है बॉन्ड इशूअर को कि टू कॉल बैक द बॉन्ड, कॉल बॉन्ड को कॉल बैक कर ले और फंड्स में जो इन्वेस्टर को पैसे जो बोरो किए थे वो वापस कर दे बिफोर द ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट, राइट, बट एट प्री फिक्स्ड कॉल डेट. तो प्री फिक्स्ड कॉल डेट होगी, इसमें एक इन्वेस्टर को ऑप्शन दिया जाएगा, राइट देगा उसको कि वो उस मैच्योरिटी से पहले भी अपना पैसा वापस कर सकता है, इन्वेस्टर का पैसा वापस कर सकता है और वहां पे इस ट्रांजेक्शन को क्लोज कर सकता है, राइट. अब आता है बॉन्ड विद अ पुट ऑप्शन. बॉन्ड विद अ पुट ऑप्शन गिव्स द राइट टू बॉन्ड इन्वेस्टर टू सीक रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड. अब जो एक बॉन्ड का इन्वेस्टर है, ये उसको राइट देता है, उसको प्रोविजन देता है टू सीक रिडेम्पशन ऑफ अ बॉन्ड बिफोर द ओरिजिनल मेच्योरिटी डेट. बिफोर द ओरिजिनल मेच्योरिटी डेट मेरे को पैसा वापस चाहिए तो मैं एक्सरसाइज ये पुट ऑप्शन एक्सरसाइज करके अपना पैसा वापस कर सकता हूँ. क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन सिक्योरिटी. उसमें पहले आ जाता है सिक्योर डेट और उसके बाद आ जाता है अनसिक्योर्ड डेट. सिक्योर डेट समझते हैं क्या होता है. सिक्योर डेट, द डेट पे आउट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू द सिग्नेटरी ऑफ द बॉन्ड्स. जब एक लिक्विडेशन होती है कंपनी में तो किस तरीके से लिक्विडेशन के पे आउट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी ऑफ द बॉन्ड्स. अभी क्या आ जाता है, देखिए, जूनियर बॉन्ड्स आर टिपिकली सबऑर्डिनेट टू सीनियर बॉन्ड्स. कुछ जूनियर बॉन्ड्स होते हैं, सीनियर बॉन्ड्स होते हैं. सो ये क्या होता है, सीनियर बॉन्ड्स को पहले रखा जाता है हायरार्की में और उनको समझा जाता है सिक्योर्ड डेट, राइट. सो सिक्योर्ड बॉन्ड्स हैव कोलेटरल रैंकिंग एंड दे वुड बी पेड फर्स्ट ऑन द असाइन्ड एसेट. सबसे पहले उनको पैसा दिया जाएगा और दे हैव बीन कोलेटरलाइज्ड अगेंस्ट सच डेट. सो एक तरीके से मेक्स मोर सिक्योर विद हाई रिकवरी रेट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, देन अनसिक्योर्ड जूनियर बॉन्ड्स इन द इफेक्ट ऑफ कंपनी डिफॉल्ट्स. तो कंपनी जब डिफॉल्ट करती है तो सिक्योर्ड पेड्स को सबसे पहले पेमेंट की जाती है, राइट. सिक्योर्ड डेट होल्ड्स are paid out first in the redemption. Unsecured debt क्या है? Unsecured debt instruments are issued by companies without any specific collateral allocated to them. तो unsecured debt में आपको कोई भी specified collateral आपको अगेंस्ट इन these issuance के अगेंस्ट में नहीं होता है. Companies issue such unsecured debt using their name and reputation in the market. So these bonds are paid at last. याद रखना, whenever bankruptcy happens, these unsecured debts are paid at last. Senior unsecured debt is paid out first and then the junior unsecured debt is paid out. Concept of, अब देखिए रिस्क की बात करते हैं. सबसे पहले कुछ रिस्क भी आ जाते हैं. रिस्क क्या है? क्रेडिट रिस्क. डेट में रिस्क कौन कौन से, चलिए समझते हैं. सबसे पहले आता है क्रेडिट रिस्क, राइट. द कंपनी और company that may not be able to pay interest and principal obligations as per the schedule, which is called the credit risk or the default risk. कि जो कंपनी ने आपसे पैसे लिए थे, कंपनी ने ये तो इंटरेस्ट में डिफॉल्ट कर दिया या आपका प्रिंसिपल में डिफॉल्ट कर दिया. तो एक रेटिंग आती है, क्रिसिल और इकरा, दो एजेंसीज हैं इंडिया में जो रेटिंग डिसाइड करती है हर बॉन्ड की. ईच कॉर्पोरेट्स को एक रेटिंग दी जाती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेटिंग सबसे हाई है, विच इज कॉल्ड AAA प्लस. उसके बाद AAA, फिर AA, फिर AA माइनस, फिर A+ आता है, फिर A- आ जाता है. उसके बाद फिर BBB तक और फिर C और D मींस डिफॉल्ट, राइट. BBB से ऊपर के जनरली इन्वेस्टेबल ग्रेड होता है, बट अगर बिल्कुल ही सेफेस्ट में जाना है सो दैट इज द AAA प्लस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है. तो क्रेडिट रिस्क में गवर्नमेंट विल नॉट डिफॉल्ट ऑन इट्स इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल ऑब्लिगेशंस, ऐसा माना जाता है. तो क्रेडिट रिस्क वहां पर ऑलमोस्ट निल होता है. बट क्रेडिट रिस्क का मतलब जैसे ही कोई भी बॉन्ड इशूअर है, अगर वो डिफॉल्ट करता है अपनी ऑब्लिगेशंस पे, तो इसका मतलब वहाँ पे क्रेडिट रिस्क है. तो हम ऐसा बोलते हैं कि जब हम व्हेरेवर यू गो डाउन इन द रेटिंग्स, एक छोटी कंपनी के द्वारा किए गए बॉन्ड्स में थोड़ा क्रेडिट रिस्क हाई होता है, राइट. तो इस तरीके से ये डेट की टर्मिनोलॉजीज या क्रेडिट रिस्क को हम समझते हैं, बोलते हैं. इंटरेस्ट रेट रिस्क, देखिए सबसे बड़ा रिस्क है बॉन्ड में, वो है इंटरेस्ट रेट रिस्क. एंड इंटरेस्ट रेट्स and there is a inverse relationship between interest rates and bond prices in the economy. Whenever the interest rates goes up, bond price decreases
and whenever interest rate goes down, bond price increases. So this is the inverse relationship between interest rates and bond price. So this is called price risk or the interest rate risk. एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. फॉर एन एग्जांपल, आपके पास एक बॉन्ड है जो आपको 9% का इंटरेस्ट दे रहा है और इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट डाउन हो गए. अब मैंने बोला था देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड प्राइस इन द मार्केट. जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन होगा, आपके बॉन्ड प्राइस की वैल्यू बढ़ जाएगी. इस केस में जो आपके पास 9% वाला इंटरेस्ट जो आपको बॉन्ड दे रहा है, उसकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? क्योंकि मार्केट में अब इंटरेस्ट रेट डाउन हो गए हैं. मार्केट में जो नए बॉन्ड आ रहे हैं वो 9 से कम पे आ रहे हैं, राइट? तो 9 से कम पे आ रहे हैं. अगर किसी को आपका बॉन्ड लेना है तो आपको प्रीमियम पे ट्रेड हो जाएगा, यानी कि आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट? तो आपको अगर अपना बॉन्ड बेचोगे तो उसको बोलोगे 1 लाख के बदले मैं 1,05,000 लूंगा फॉर एन एग्जांपल. तो एक तरीके से आपका बॉन्ड प्रीमियम पे ट्रेड हो गया और वाइस वर्सा. और अगर आपका बॉन्ड प्राइस 9% दे रहा है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अब नए बॉन्ड 10% पे आ रहे हैं. अब आपको ये बॉन्ड सेल करके 10% वाला बॉन्ड लेना है, तो कोई भी आपको 9% पे कौन लेगा आपका बॉन्ड? क्योंकि मार्केट में 10% है, लेकिन आपको जैसे ही उसको डिस्काउंट पे ट्रेड करना पड़ेगा. तो इस तरीके से आपकी सिक्योरिटी को, आपको 1 लाख की सिक्योरिटी है उसको आपको डिस्काउंट पे 95,000, 96,000, 90,000 पे निकालना पड़ेगा. तो इस तरीके से बॉन्ड की आपकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क बढ़ेगा, बॉन्ड की वैल्यू घटेगी. इंटरेस्ट रेट घटेगा, बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन इन अ डेट सिक्योरिटी. और थर्ड आ जाता है आपका री इन्वेस्टमेंट रिस्क. री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है? जो मेरे को कैश फ्लोज रिसीव हो रहे हैं कूपन से, इनएबिलिटी ऑफ पेमेंट्स की, जो मैं एक री इन्वेस्ट कर पाऊं ऑन द फर्स्ट इंटरेस्ट, जो मैंने जिस पे मैंने पहले इन्वेस्टमेंट की है उस रेट पे मैं दोबारा इन्वेस्टमेंट कर पाऊं, ना कर पाऊं, कम हो ज्यादा हो. दीज आर कॉल्ड री इन्वेस्टमेंट रिस्क. अब बात करते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी की. देखिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है डेट में यील्ड टू मैच्योरिटी की. मेरे को वाईटीएम कितनी आ रही है इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन, राइट? जो मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाया इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर नीचे होने का, ठीक है? तो इस तरीके से मेरी वाईटीएम मूव करेगी. सो वाईटीएम क्या है? दिस इज द मोस्ट वाइडली ऑब्जर्व्ड यील्ड इन इज नोन एज वाईटीएम, राइट? तो विच इज दी, आपको यील्ड बोलते हैं मार्केट में. सो कोई भी बॉन्ड होता है ट्रेडिंग में, राइट? तो किस तरीके से होता है, चलिए समझते हैं. कि is derived assuming that investor would hold the bond until maturity. ठीक है? सो एक ही इसमें ये माना जाता है, अज्यूम किया जाता है कि एक इन्वेस्टर इस पर्टिकुलर बॉन्ड को टिल द मेच्योरिटी होल्ड करेगा और ऑल फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स वुड बी रिमेनिंग एज सेम एज द डिस्काउंट रेट, so that all future coupon will received in the future would be reinvested on the same yield. तो ये ऐसा इसमें माना जाता है. दिस इज कॉल्ड yield to maturity. जब आप एक कूपन को पूरा अंटिल मेच्योरिटी तक आप होल्ड करेंगे, दैट इज कॉल्ड YTM. जब मैं एक बॉन्ड को डिस्काउंट पे खरीदूंगा तो मेरी YTM बढ़ जाएगी, और अगर मेरा बॉन्ड मेरे को प्रीमियम पे खरीदना पड़ेगा तो मेरी YTM डिक्रीज हो जाएगी रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फिक्स्ड कूपन्स. तो अगर मैं 100 रुपए की चीज को 105 दे के खरीद रहा हूँ, राइट? तो मैंने 5 रुपए एक्स्ट्रा भी पे किए हैं, तो मेरी इफेक्टिव जो YTM होगी वो वहाँ पर कम हो जाएगी. और अगर मैं 100 रुपए की चीज़ को 95 में खरीद रहा हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, तो मेरी जो YTM वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी. ऐसे ही ये 100 की 95 कैसे हो गई? ड्यू टू दी ट्रेडिंग इन दी मार्केट, या जो आपने जब आपने बॉन्ड्स को सेल किया, या इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं इकोनॉमी में, तो वो इस तरीके से ये YTM चेंज होती है जैसे ही एक ट्रांजेक्शन आप किया करते हैं. और दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ YTM. देखिए एक टेबल के जरिए मैं आपको रेटिंग दिखाने की कोशिश करता हूँ. रेटिंग्स और उनका सिग्निफिकेंस. ट्रिपल ए हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी, डबल ए हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी, ए इज एडिक्वेट सेफ्टी, ट्रिपल बी इज मॉडरेटली सेफ्टी. सो ट्रिपल बी से ऊपर के जितने भी ग्रेड्स हैं वो इन्वेस्टेबल ग्रेड्स हैं. डबल बी मॉडरेटली रिस्क, बी इज हाई रिस्क, सी वेरी हाई रिस्क एंड डी इज एट डिफॉल्ट. तो जिस कंपनी की ये रेटिंग्स हैं उसको इस तरीके से माना जाएगा. सो गाइस दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर. चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई क्रेडिट रिस्क? बॉन्ड विद ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ऑल ऑफ देम हैव सेम क्रेडिट रिस्क. जैसे कि मैंने आपको बताया डबल ए सबसे ज्यादा अच्छा होता है, फिर ए और फिर ट्रिपल बी. तो इस केस में बॉन्ड रेटेड विद ट्रिपल बी हैव ए हाई क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट स्प्रेड इज द प्राइस ऑफ क्रेडिट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क, प्राइस रिस्क, या ऑल ऑफ द अबव. जो क्रेडिट रिस्क होगा उसका किस चीज का प्राइस हम पे करते हैं क्रेडिट स्प्रेड में? तो क्रेडिट रिस्क होता है. सो आंसर इज ए. थर्ड, if the long term rate is 10% and the short term rate is 8%, the shape of the term structure rate is normal, right? So जब हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं, शॉर्ट टर्म कम होते हैं, तो वो नॉर्मल होती है. इन्वर्टेड कब हो जाती है? अगर इस चीज का उल्टा हो तो, राइट? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द कॉन्सेप्ट ऑफ accrued interest applies on which of the following? जीरो कूपन बॉन्ड, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ द above. तो आंसर इज बी, कूपन बॉन्ड. If the coupon of a bond increases, its modified duration will decrease other than remains.
सो गाइस दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।